हेलो बच्चों, स्वागत है आपके द रेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं निखिल गुप्ता आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ा रहा था। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने फर्स्ट चैप्टर का जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अब आगे जो है बच्चों, अब हम थोड़ा थ्योरी पे और आगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, टर्म्स जो होते हैं अकाउंटेंसी के, क्योंकि जब तक आप अकाउंटेंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं कर सकते जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है। ठीक है, आपको मैंने बताया था बच्चों कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट का प्रोसीजर अपनाते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन का मेन पर्पस अकाउंटेंसी का यही होता है बच्चों कि वो क्या करे, लास्ट तक अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सके। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है बच्चों, अकाउंटिंग करता है। ठीक है, अकाउंटिंग करने के हमने बहुत से तरीके आपको बताएं, याद करने कैरेक्टरिस्टिक बताएं, इंपॉर्टेंस बताएं। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं बच्चों जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं कि बिजनेस में ये सब पॉइंट्स आते ही आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या। जैसे मैं कहूँ कि बच्चों कि पूछूं कि बेटा ये क्या है, कैपिटल, जिसे हिंदी में आप बोलते हैं पूंजी। सर ये क्या होता है? जैसे अब जिस बच्चों ने कॉमर्स पहले लिया है, पहली बार लिया है, उसे ये चीज़ नहीं लगती है कि सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये क्या है। ठीक है, पूंजी हो गई। ठीक, उसके बाद कह दूं बेटा एसेट्स, उसके बाद कह दूं बेटा लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सर क्या है, स्लैब संपत्ति, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में संपत्ति, और इसे बोलते हैं बेटा दायित्व। ठीक है, तो ये बिजनेस के कुछ टर्म्स हैं जो आपको अकाउंटिंग करने में हेल्प करेंगे। हेल्प क्या करेंगे, इनके बिना अकाउंटिंग अधूरी है। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है, आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो आप अकाउंटिंग के कोई टर्म्स एंड टर्म्सोलॉजी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आपको ये जानना है। देखिए पूंजी, पूंजी बहुत बड़ी चीज़ है बेटा बिजनेस के लिए। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो बिजनेस का स्टार्ट ही किससे होता है, पूंजी से होता है। तो एक साफ साफ बोल सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड हम किससे करते हैं, विद कैपिटल। ये यहाँ पे विद कैपिटल हो जाता है, मतलब हमारा बिजनेस स्टार्ट ही होता है कैपिटल से। भाई पूंजी बनती कैसे है बच्चों, पूंजी जो बनती है वो छोटी छोटी कैपिटल पैसे लगाकर ऐड करते 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 कैपिटल बनती है। जैसे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कैश होना चाहिए। कैश का मतलब रोकड़, भाई रोकड़ होगा, कैश होगा, तभी तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वो कैश मान लीजिए अभी आपके पास सिर्फ 50,000 है, मगर आपका जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो बच्चों, वो 50,000 से थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि बिजनेस में कम से कम 5 लाख रुपए होना चाहिए, तो आप पैसे क्या करने लग गए, सेव करने लग गए, सेविंग करने लग गए। 1-2 साल बाद आपके पास 5 लाख रुपए हो गए बच्चों। तो अब ये जो 5 लाख है आप बिजनेस में क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। तो ये जो 5 लाख है बच्चों, वो आपकी क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, कैपिटल। तो एक तरह से बच्चों ये जो 5 लाख है आपकी बिजनेस की कैपिटल कहला देती है। तो कैपिटल हमारी जो है बिजनेस को स्टार्ट करने का एक जरिया है, इसे हम पूंजी कहते हैं। ठीक है, अगली बात आते हैं बच्चों एसेट्स पर। अरे एसेट्स क्या होती है, संपत्ति। भाई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप छोटा सा कोई भी बिजनेस स्टार्ट, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, तो रेस्टोरेंट खोलते समय आपके माइंड में आएगा कि सर हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो रेस्टोरेंट में हम क्या क्या लगा सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में, आप देखिए आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप फर्नीचर लगाओगे। अब भाई फर्नीचर लगाओगे, जहाँ पे खोलोगे उसके लिए हमें एक बिल्डिंग चाहिए होगी, या आप कह सकते हो आपको लैंड चाहिए होगा, ज़मीन चाहिए होगी। तो एक तरह से बच्चों ये आपकी क्या है, एक एसेट्स है, एक क्या है, संपत्तियां हैं। ठीक है, आप इस संपत्ति का यूज़ करते हो। ठीक है, हमारे पास 2 तरह की संपत्तियां होती हैं, एक टेंजिबल होती हैं और एक इनटेंजिबल होती हैं। ठीक है, संपत्तियां जो होती हैं, अब इसमें एक चीज़ और है, टेंजिबल इनटेंजिबल तो अलग है। एक संपत्तियां होती हैं करंट होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं बच्चों, और एक होती हैं हमारी नॉन करंट एसेट्स। ठीक है,
एक करंट एसेट्स होती हैं बच्चों और एक होती है नॉन करंट एसेट्स। अब सर संपत्ति बता दी है, अब संपत्ति में आपने डिवाइड भी कर दिया, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स। सर ये क्या है? करंट एसेट्स बेटा वो एसेट्स होती हैं जो आपको विद इन अकाउंटिंग पीरियड, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो फाइनेंशियल ईयर होता है, आपको मैंने बताया था FY का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशंस होती है बेटा, वो आपको तुरंत नहीं पता चलती, आपको उसमें समय लगता है। क्या लगता है बेटा? समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आप जब तक अपने बिजनेस को टाइम नहीं दोगे, टाइम का मतलब है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब भाई मोहन है, मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए आज की तारीख, कितनी तारीख है बेटा? मान लीजिए 15 मई को स्टार्ट किया, आज की डेट नहीं बता रहा हूँ, 15 मई की डेट बता रहा हूँ। 15 मई को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो 15 मई के बाद 15 जून में जाकर कहे अरे भाई मुझे बताओ मेरा बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर गया, तो वो यहाँ पे क्या बता पाएगा? भाई एक महीने में आपका बिजनेस कितना प्रोग्रेस करेगा? खुद सोच के देखो बच्चों, एक महीने में आपका बिजनेस कितना प्रोग्रेस करेगा? तो भाई अकाउंटिंग का जो रूल चलता है, उन्होंने कहा कि एक महीने या 2 महीने, अगर 15 जून नहीं तो 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी तो बताओ, एक महीने में नहीं बता सकते। तो अगर ऐसा देखेंगे तो अकाउंटिंग को, अगर आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस, अपने प्रॉफिट को जानना है तो अकाउंट को आपको कम से कम अपने बिजनेस को 1 साल देना होगा, तो ही आप अपने बिजनेस की ग्रोथ, इकोनॉमिक पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट जान सकोगे। ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर बात ये आती है कि आप एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को नहीं जान सकते। ठीक है? तो हमें क्या करना है? बिजनेस के प्रोग्रेस को जानना है। तो मोहन ने कहा कि अगर अकाउंटिंग में मैं चलता हूं तो अकाउंटिंग जो कहती है वो कहती है कि आप विद इन 1 ईयर अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को देख सकते हो। ठीक है? विद इन 1 ईयर। तो विद इन 1 ईयर क्या होगा सर? विद इन 1 ईयर ये होगा कि उन्होंने एक रूल बना दिया, आप बैंक्स में, बिजनेस अकाउंटिंग्स में सब यही रूल चलते हैं बच्चों, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, यही फाइनेंशियल ईयर हर जगह यूज होता है। जैसे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने बिजनेस को अगर 15 मई को स्टार्ट कर रहे हैं, बेटा मैंने अपने बिजनेस को 15 मई को स्टार्ट किया बच्चों, तो 15 मई से 1 साल हमारा जो है, याद रखिएगा हमारी जो अकाउंटिंग जो होती है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को क्लोजिंग होती है। अगर सपोज आपका इस बार का अकाउंटिंग ईयर जो चलने वाला है वो 1 अप्रैल 2022 से चलने वाला है बच्चों, और 31 मार्च 2023 पे जाके खत्म होगा, तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है, इससे आपको अपने बिजनेस की प्रोग्रेस दिखती है। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे तो 15 मई लिखा है, सही बात है 15 मई लिखा है, तो मैं क्लोजिंग तो पता है ना मुझे, जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल ही आप लेंगे, ओपनिंग मान लिया। देखो अब समझो मेरी बात, अब मैंने अपने बिजनेस को 15 मई 2022 में स्टार्ट किया बच्चों, 2022 में, तो मुझे अपनी क्लोजिंग पता है बच्चों। क्लोजिंग क्या है? 31 मार्च 2023। तो ये आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? क्लोजिंग कहलाएगी। ठीक है? तो अब आप अगले साल जाओगे तो अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग ले लोगे 1 अप्रैल 2023, और अकाउंटिंग क्लोजिंग हमारी हो जाएगी 31 मार्च 2024। समझ में आया? एकदम इजी था। तो यहां पर जो है वो विद इन 1 ईयर जो अकाउंटिंग पीरियड है वो लेके चला जा रहा है। ठीक है? इससे आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस, आपके प्रॉफिट को, ग्रॉस को, लॉस को, सब कुछ मिलता है। इससे आप अपने बिजनेस के 1 साल की पूरी प्रोग्रेस देख सकते हो। आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में कितनी प्रोग्रेस कर पाओगे अगर नया बिजनेस है तो। ठीक है? जैसे जैसे पुराना होता जाएगा तब आप तिमाही छिमाही कर सकते हो कि हाँ चलो 3 महीने में हमको कितना प्रॉफिट आया हम निकाल लें, 6 महीने में कितना प्रॉफिट आया निकाल लें, जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो। मगर अगर आप नए हो बिजनेस में, आप नया अपना बिजनेस स्टैब्लिश किए हो, तो आप थोड़ा सा अपने बिजनेस को क्या देते हो बेटा? समय देते हो, और समय देना आपको बिजनेस को बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में समय ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ एक बारगी नहीं सीख जाते। ये लाइफ का एक रूल है कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो एक ही चीज़ में अपना ध्यान लगाएं। 4 जगह ध्यान लगाने से 4 जगह गड़बड़ी होती है। अगर आप एक चीज़ पे ध्यान लगाएंगे तो आपका ध्यान उसमें केंद्रित हो जाएगा। जब ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो आपका मन उसी में लगेगा।
जैसे अभी बहुत बच्चे अकाउंट्स को लेकर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हाँ सर हम अकाउंट्स पढ़ें, साइंस पढ़ें कि आर्ट पढ़ें। ठीक है, बहुत बच्चे अभी चूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें लेना क्या है, कुछ ले के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें आती हैं आपको। अभी हाई स्कूल का रिजल्ट नहीं आया है, अभी CBSE बोर्ड का तो पेपर ख़त्म होने वाला है 24 को। तो सर हम करें क्या? हम बेटा कुछ नहीं करना है, मैं आपके लिए कॉमर्स ईजी बनाऊंगा, साइंस वाले टीचर साइंस आपके लिए ईजी बनाएंगे और आर्ट वाले टीचर आपके लिए आर्ट ईजी बनाएंगे। तो पढ़ना तो आपको सब है, जो स्ट्रीम लेंगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट डिपेंड करता है कि हम उसे पढ़ते कैसे हैं। अगर आपका स्टूडेंट आपकी साइंस में है तो ज़रूर बच्चों अपना साइंस में करियर बनाइए। अगर आपका कॉमर्स में है कॉमर्स से बनाइए, अगर आर्ट में है तो आर्ट में बनाइए, मगर जो चीज़ पढ़िए बिल्कुल मन से पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि सर आज पढ़ लिया साइंस फिर उसके बाद 10 दिन बाद सर कॉमर्स। तो कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा डर जाते हैं साइंस से, क्योंकि अब साइंस आपके पहले 11th 10th में आपको एक ही थी, अब क्या हो गई, साइंस बढ़ गई, 2 बुक्स हो गई, 3 बुक्स हो गई, फिजिक्स भी बढ़ गया, भाई साइंस अलग अलग हो गया, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अलग अलग हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बच्चे देखते हैं अरे सर बुक तो अलग हो गई। अब अकाउंट्स है, अकाउंट्स की एक ही बुक है, बिजनेस की एक ही बुक है, इकोनॉमिक्स की एक ही बुक है। मगर मैं जानता हूं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिना इकोनॉमिक्स से नहीं चल सकती। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि हम ही लोग देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, हाँ हम लोग बिजनेसमैन ही देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। ठीक है, हम बिजनेस करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोगों को नौकरी देने से हम क्या है, रोजगार में कुछ ना कुछ हम बढ़ोतरी करेंगे, जिससे हमारी देश की इकोनॉमी में थोड़ा सा हमारा हिस्सा होगा। ठीक है, तो यही होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़िए अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और निखिल सर तो आपके साथ हैं, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। देखिए कितना इजी है कि अगर कोई फाइनेंशियल ईयर होता है तो विदिन 1 ईयर का होता है बच्चों, क्योंकि आपको साल के अंत तक उसे जानना होता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बेटा आप ये नहीं जानोगे कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस, आप बिजनेस कर ही क्यों रहे हो। ठीक है ना। ठीक, तो बड़ा इजी वे में था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैंने ये बता दिया तो आप विदिन 1 ईयर। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक शब्द लिया है, करंट एसेट्स की बात की है। करंट एसेट्स की बात की है बच्चों, 1 मिनट बच्चों, 2 मिनट दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर मैं करंट एसेट्स की बात कर रहा था। करंट एसेट्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब आपको विदिन 1 ईयर में अगर किसी बंदे से आपको पेमेंट लेनी है तो वो शॉर्ट टर्म में आप रख सकते हो। विदिन 1 ईयर आपकी फाइनेंशियल ईयर में आप उसे पेमेंट ले सकते हो, दे सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो, जो भी हो। देना है कि लेना है तो करंट एसेट्स ही होगी। ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कब लेना है और कब देना है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात होती है। विदिन 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप पैसा ले लेते हो किसी, तो वो शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स कहलाती है। देन उसके बाद नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? नॉन करंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों। क्या होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे हमने क्या किया, किसी से बहुत ज़्यादा हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत साल बाद हमें पैसा मिलेगा इन्वेस्ट का, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाती है। ठीक है, तो उसे आप नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। ठीक है, जैसे आप सपोज देखिए बिल्डिंग जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स है। ठीक है, और इसे एक और नाम दे सकते हैं बेटा, जिसे हम लोग बोलते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोल सकते हैं बेटा? फिक्स एसेट। देखिए एक ऐसी एसेट्स होती है, देखो बच्चों, जो हम क्या करते हैं, एक बार अपने बिजनेस में लगा दिया तो लगा दिया भाई, चल रहा है। फर्नीचर लगा दिया, फिक्स हो गया, चल रहा है। हम कोई कपड़े का बिजनेस करते हैं, बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम मशीनरी लगा दिया, चल रहा है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, चलती रहती, फिक्स हो जाती हैं, चल रही हैं, हमें उस पर दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट्स। अब आ जाते हैं बेटा, देखो लायबिलिटी एसेट बता दी, जिससे हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जो हमारी संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे आपका घर है तो आपके घर आपके लिए संपत्ति है। आपके घर पे आपका तखत लगा है, चौकी लगी है, बेंच लगा है, फैन लगा है, टीवी लगी है, ये सब आपकी एसेट्स कहलाएंगी। ठीक है, उसी तरह बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हम जितनी चीज़ें लगाते हैं बच्चों, वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? एसेट्स कहलाती हैं, जो हमारी संपत्तियां हैं। ठीक है,
अब आ जाते हैं बच्चों लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में भी करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। सर लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। अगर आप अपने बिजनेस से बहुत दायित्वफुल मतलब लायबिलिटीज हो, आप भाई किसी से पैसा लोगे तो उसे दोगे, आपकी लायबिलिटीज हो गई। बैंक से लोन लोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपकी लायबिलिटीज होगी। ठीक है ना। तो बिजनेस है ना, बिजनेस में आपकी एसेट जितनी होती है उतनी ही लायबिलिटीज भी होती हैं। ठीक है। जैसे जान देखिए, पहले अभी आप लायबिलिटीज के बारे में जानिए। लायबिलिटीज में भी करंट और नॉन करंट होती है भाई, यही सीधी बात बताता हूं। नॉन करंट और करंट एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। क्यों? नॉन करंट एसेट्स लायबिलिटीज का मतलब ये है जो लंबे समय की लायबिलिटीज हो, और करंट लायबिलिटीज वो है जो कम समय की लायबिलिटीज हो। ठीक है, जैसे एसेट्स था वैसे ये लायबिलिटीज है। ठीक है। इसका एक रूल है, आपको अगर आपको अपनी बिजनेस की कैपिटल जाननी हो बच्चों, बड़ा इजी है। एक इक्वेशन बना लेते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस की कैपिटल जाननी हो तो कैपिटल निकालने के लिए आपकी जितनी भी एसेट्स हैं आप अपनी लायबिलिटीज को क्या कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपकी कैपिटल पता चल जाएगी। ठीक है। सपोज हमारी एसेट्स मान लीजिए 5 लाख है और लायबिलिटीज जो है हमारी 1 लाख है, तो हम 5 से 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमारा 4 लाख रुपीस क्या आ जाएगा? ठीक है ना। एक याद रखिएगा, कैपिटल भी हमारी लायबिलिटीज होती है, बट हम उसे अलग हेड पे दिखाते हैं लायबिलिटीज की तरह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये बेसिक टर्म्स कुछ हम लोग जाने कि हाँ ये क्या होता है क्या नहीं। अब हम लोग एक चीज और जानते हैं, चलिए इसको रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों, अब कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं आपको लिख दूं यहां पर डेटर्स और यहां पे लिख दूं क्रेडिटर्स। सर ये डेटर्स क्रेडिटर्स क्या है? अब हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। इसका मतलब होता है बेटा देनदार, और इसका मतलब होता है बच्चों लेनदार। ठीक है। ये आपका डेटर्स और ये आपका क्रेडिटर। सर ये क्या बता रहे हैं? समझ ही में नहीं आ रहा। बता रहा हूं बेटा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। देखो इधर डेटर्स का मतलब सर आप कहोगे सर ये लिखे है ना देनदार मतलब देना, लेनदार मतलब लेना। गलत, एकदम गलत। अगर आप यहां सेंटेंस पे लेके जाओगे हिंदी पर तो आप बिल्कुल गलत कर बैठोगे। आपको सेंटेंस पे जाना ही नहीं है। इसको समझिए कैसे। मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी। अब ए ने मिस्टर बी को माल बेच दिया, मतलब सोल्ड कर दिया। देखो माल बेचने को इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर जो कॉमर्स की लैंग्वेज है वो सोल्ड है। ठीक है, सोल्ड कर दिया। अब बी भैया ए को बी को बेच दिया, तो बी उनको पैसा देंगे। चलो भाई पैसा दो, भाई पैसा मांगेगा ना, बिना पैसा मांगे कैसे काम चलेगा? पैसा मांग रहे हैं। तो अब देखो ए है, ए के लिए जो बी है, बी उसका क्या कहलाएगा बेटा? डेटर्स कहलाएगा। क्योंकि ए को बी को नहीं देना, मगर बी को ए को देना है। ए के लिए जो बी है वो उसका डेटर्स कहलाएगा, क्योंकि वो उसका देनदार है, वो उसे देगा। बात समझिए, वो उसे देगा। तो एक तरह से पैसा मिल रहा है। और ये देखिए ये कौन सी एसेट्स कहलाएगी? ये आपकी करंट एसेट्स कहलाएगी। भाई किसी से पैसा आप कितने समय में लोगे? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। किसी को उधार माल बेच दिए और वो आपको पैसा कितने दिन में दे देगा? बोला मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं दे दूँ। भाई कितने दिन में दे दोगे? इतने दिन में दे दोगे, ठीक है दे दो। तो अगर ए ने बी को माल बेचा तो ए के लिए बी उसका देनदार हो गया, मतलब डेटर्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसे देगा और आप उससे लोगे, तो वो आपकी करंट एसेट्स होगी, आपको पैसा मिलेगा। सपोज सी है और डी है, सी और डी। अब सी ने डी से माल खरीदा, मतलब बेटा परचेज किया। सी ने डी से माल खरीदा। अब सी के लिए जो डी है वो उसका बेटा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? क्रेडिटर्स कहलाएगा। तो यहां पर आप अब ये क्रेडिटर्स, भाई क्रेडिटर्स कितने समय के लिए होगा? कम समय के लिए। आप कितने समय में? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में पेमेंट कर दोगे। तो जल्दी से जल्दी पेमेंट करोगे ना,
पेमेंट तो रुकाओगे नहीं, तो इसे आप करंट एसेट्स में नहीं करंट लायबिलिटीज में डाल सकते। सर बड़ा इजी था, नहीं इजी था, कठिन लग रहा है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, बड़ा कठिन सर बता दिए, कुछ अजीब सा लग रहा है, अजीब सी फीलिंग आ रही है अंदर से, डेटर्स वेटर्स होता है। डरने की क्या बात है, आप मार्केट में जाइए, ठीक है, दुकानदार के पास, आप दुकानदार के पास पहुँचे और आपने दुकानदार से एक स्प्राइट की बोतल ले ली। अब दुकानदार आपसे क्या करेगा, पैसा लेगा, भैया पैसा उसे दोगे ना, आपने जब स्प्राइट की बोतल खरीदी तो आप उसे पैसा क्या करोगे, दोगे, तो उसके लिए आप उसके देनदार हो, क्योंकि भाई आप उसको पैसे उसको दे रहे हो, तो क्या हो उसके लिए, देनदार। मगर मैं पूछूं बेटा आपके लिए दुकान वाला क्या है, सर कहोगे सर मेरे लिए वो लेनदार है, ठीक है। तो बड़ा इजी में है कि अगर आप गुड्स को सोल्ड करते हो, गुड्स को बेचते हो मतलब सोल्ड करते हो, तो आप सामने वाला व्यक्ति आपके लिए क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। मगर आप गुड्स को परचेज करते हो, खरीदते हो, तो वो आप सामने वाला व्यक्ति आपके लिए हो जाएगा क्रेडिटर्स, वो आपसे पैसा वसूल लेगा। सर अब बड़ा इजी वे में समझा दी। तो ये होता है, ये कुछ टर्म्स थे अकाउंट्स के जो आपको पढ़ने बहुत जरूरी थे, ठीक है ना। तो जानना बहुत जरूरी है डेटर्स के पूरा, क्योंकि देखिए मैंने जितने टर्म्स बताए हैं आज, जितने टर्म्स मैंने बताए हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसी से टर्म्स से आपके जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, लेजर, ये सब बनने वाले हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, तो हम कैसे आपको बता पाएंगे कि एंट्रीज कैसे करनी है, क्या कैसे करना है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों जानना कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। आज का लेक्चर में आज मैंने कुछ नोट करने के लिए नहीं कहा, ऑल थिंग्स आपको मैंने समझाया है, और यही क्लासेस टीचर की बातें सुना करिए, टीचर आपको क्या समझा रहा है। हर चीज़ लिखा नहीं जाता, अगर एक बार ज़िंदगी में यहाँ बैठ गया तो वो ज़िंदगी भर आपके दिमाग से नहीं उतरेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर सीखिए, यहाँ से कॉपी पेन आपके लिए ठीक है, फ्यूचर में आपको काम आएगा, आप अभी 1-2 दिन बाद फिर पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, अभी नए नए हो, ठीक है। अब कहोगे सर तो आप तो पढ़े हैं, आपको बहुत ईजी लगता है, बेटा कोई चीज़ ईजी नहीं होती, शुरुआत में हमको भी कठिनाई हुई थी, आपको भी हो रही, ठीक है। तो कठिनाइयाँ तो जीवन का तो एक रहस्य है, कठिनाई तो आनी ही आनी है, अब उसे कैसे पार करना है ये हम लोग के अंदर का है, और जहाँ टीचर्स आपके साथ हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑल ऑफ यू बच्चे अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, और गर्मी में 2 बार कम से कम नहाइए, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, ठीक है, ग्लूकॉन डी पीजिए, ग्लूकोज पीजिए, जो पीना है पीजिए, मगर अच्छे स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए।